पाकिस्तान में हुकूमतों के डिसमिसल की बुनियादी वजूहात में करप्शन और बैड गवर्नेंस इन्वॉल्व रहे हैं। मौजूदा सेटअप बज़ाहिर सेम पेज का नारा लगाता है। हुकूमती जोमा सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को इंतहाई शानदार करार देते हैं और रावी चैन ही चैन लिख रहा है। लेकिन हुकूमत के हामियों का IMF रिपोर्ट पर नोहा को ना होना, हुकूमती पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद करना ये जाहिर कर रहा है कि दरूने खाना सब ठीक नहीं है। IMF का ये कहना कि पाकिस्तान में हुकूमत के हर दर्जे पर बदउनवानी के खतरात मौजूद हैं और सबसे ज्यादा नुकसानदेह करप्शन वो है जो ताकतवर और मरात याफ्ता हल्के अहम माशी शोबों पर असरअंदाज होकर करते हैं। इनमें रियासती मिल्कियती या रियासती सरपरस्ती याफ्ता इदारे भी शामिल हैं। क्या ये हुकूमत के खिलाफ फर्द जुर्म के मुतरादिफ नहीं है? क्या ये रिपोर्ट हुकूमत की मजबूत फसील में शिगाफ डालने वाला पहला पत्थर तो नहीं? इन इश्यूज के साथ साथ अमरीकी सदर का 28 नकाती पीस फार्मूला, इंडस का भारत से क्या ताल्लुक, हाथी और ड्रैगन के माबैन मुठभेड़ और दीगर खबरों पर जानकारी देंगे नजम सेठी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आज की बात नजम सेठी के साथ और मैं हूं सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। सेठ साहब, नवंबर वैसे मौसमियाती तौर पर तो ठंडा गुजरा है, लेकिन खबरें बहुत गर्म हैं और उन गर्म खबरों में एक तरफ तो इमरान खान साहब से ना होने वाली मुलाकातें हैं मौज़ूए बहस, तो दूसरी तरफ IMF की वो रिपोर्ट जो 20 नवंबर को आई। और अच्छा, नाकिदीन कह रहे हैं कि 20 नवंबर 2025 का दिन पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है ये कोई आम रिपोर्ट नहीं है, ना किसी क्लर्क ने तैयार किया, बल्कि जो टीम थी IMF की उसने कई माह पाकिस्तान में क़याम किया और मुतादिद स्टेक होल्डर से मुलाकात करने के अलावा पाकिस्तान के सिस्टम का बारीक बीनी से जायजा लिया, जिसके बाद 100 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट आई है जो कि टोटल सिस्टम का एक एनालिसिस और बड़ी ख़तरनाक शक्ल पेश कर रही है। मुझे आपसे यहाँ पर ये जानना है कि इससे पहले भी IMF की तरफ से जायज़ा रिपोर्ट्स आती रही हैं और हमें पता है कि पाकिस्तान के निज़ाम में क्या खामियां हैं, अवाम भी वाकिफ़ हैं, ताजिर भी वाकिफ़ हैं और इसके अलावा जो कारोबारी बरादरी है पाकिस्तान में वो भी जानती है। लेकिन IMF का अपनी वेबसाइट के ऊपर ये पब्लिश करना क्या ज़ाहिर करता है और इसके क्या असरात होंगे? आयशा, ऐसे है कि इसमें कोई भी नई बात नहीं है। जो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट और इंटरेस्टेड कंसर्न लोगों को पता नहीं है। इसमें जो दिलचस्पी है इसमें वो ये है कि IMF की तरफ से ये एक तनकीदी जायज़ा लिया गया है और ये उस वक़्त लिया गया है जिस वक़्त IMF पाकिस्तान की मदद कर रहा है और ये उस वक़्त लिया गया है जबकि एक बहुत सीनियर अदारा जैसे SIFC कहते हैं आप, उसकी क़याम के बावजूद, क्योंकि ये हालात बेहतर नहीं हो रहे, तो इसकी जो अहमियत मेरे लिए ये नहीं है कि जी उसके अंदर बहुत सी बातें कही गई हैं, इसके ऊपर मैं अभी रोशनी डालता हूँ, मगर ये कि SIFC के होते हुए जो कि बड़ी एक किस्म की हाई कमांड है ऑफ द इकोनॉमी एंड ऑफ स्ट्रेटजी और सब कुछ, वन विंडो ऑपरेशन कहा गया उसे, तो उन्होंने SIFC को क्रिटिसाइज कर दिया। उन्होंने काफ़ी एरियाज़ में क्रिटिसाइज़ किया, मगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया वो ये है कि SIFC ने अभी तक कुछ अकम्प्लिश नहीं किया। बातें हैं मगर कोई रिजल्ट्स नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि SIFC ट्रांसपेरेंट नहीं है। हमें नहीं पता वहाँ फैसले कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, कौन उसके अंदर इनपुट देता है, कौन नहीं देता, और फिर इम्प्लीमेंट कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते, और उसकी सारी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है और क्या नहीं है। ये भी IMF कह रहा है कि ये भी ट्रांसपेरेंट नहीं है और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है SIFC की, जो फैसले वहाँ होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कैबिनेट के अंदर कोई फैसला होता है तो उसकी तो अकाउंटेबिलिटी है ना, कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल, वो एक इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा, बट SIFC इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा, इट्स एन एग्जीक्यूटिव इदारा। अच्छा, तो इसलिए उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। दिस इज, तो IMF ये कह रहा है कि हमें क्या पता वो किसको क्या कह रहे हैं, कौन क्या नेगोशिएट कर रहे हैं, कहाँ जाके क्या टर्म्स दे रहे हैं लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और किस किस्म की पॉलिसीज़ वहाँ बन रही हैं और उसकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं। ना पार्लियामेंट के अंदर वो डिस्कस होती हैं, ना वो कैबिनेट में होती हैं, और वो एक किस्म की पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो दूसरी चीज़ ये कि अभी तक वहाँ से कोई रिजल्ट्स भी नहीं मिले। बड़े बहुत से लंबे लंबे बातें हुई हैं, ये है ये है ये है, मगर कुछ एक्चुअली रिजल्ट्स नहीं आ रहे। बिकॉज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आना था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी थी, वन विंडो ऑपरेशन होना था, हर किस्म की इस किस्म की इंकरेजमेंट होनी, वो तो कुछ नज़र नहीं आ रहा उसका। बातें आपने बहुत की हैं और मगर अभी तक कोई रिजल्ट्स नहीं है। तो आई थिंक एक दिस वाज द फॉर मी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टेक अवे ये था। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि जुडिशरी के बारे में भी उन्होंने
इस रिपोर्ट पे कमेंट किया है कि जुडिशरी के अंदर भी बड़ी सख्त करप्शन है जी। और क्योंकि कानून जो है वो इंसाफ नहीं दे रहा, तो वो भी बराबर नहीं है अमीर और गरीब के लिए अदालतों में और जाके इसीलिए मामला। हाँ। इसीलिए दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, जी। उसको भी वो करप्शन समझते हैं। तो ये मतलब है, दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट टेक अवेज। हमें अच्छा। हमेशा ये कहा गया था कि सियासतदान करप्ट हैं, ब्यूरोक्रेट्स करप्ट हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, ठीक। यहाँ तक कि हमें ये कहा गया था कि जो अकाउंटेबिलिटी होती है हुकूमत की और हुकूमत के इदारों की, वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान करता है। जी। मगर इन्होंने तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी उड़ा दिया है। इन्होंने कहा कि वो हाँ भी जिस तरीके से वहाँ फैसले होते हैं या रिपोर्टें बनती हैं, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो उसको आगे बढ़ाती नहीं है। मतलब ये पैरास जो है बने जाते हैं, कोई उसकी एक्शन नहीं होता, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कोई उस जिम्मेदारी नहीं लेने के लिए तैयार नहीं होता, और ये सिर्फ सारी की सारी एक्सरसाइज जो है दिस इज मीनिंगलेस। तो इस किस्म की उन्होंने बातें की हैं। मगर जो बातें जो हम आम लोगों को जो बातें पता हैं, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि जी कि पाकिस्तान के अंदर मसला क्या है, वो कहते हैं सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का ये दो मसले हैं। एक तो ये कहते हैं कि जो हमारी पैदावार है, जिसे आप कह सकते हैं जो केक बनता है पाकिस्तान के अंदर, वो केक बड़ा छोटा है, वो बढ़ नहीं रहा है और बड़ी स्लो स्पीड पे बढ़ रहा है। अच्छा। वो समझते हैं कि हमारी आबादी जो है वो उससे ज़्यादा बढ़ रही है और इसलिए पर कैपिटा इनकम जो है वो गिर रही है, ये गुर्बत बढ़ रही है। अच्छा। वो तो हम अपने प्रोग्राम में कहते रहते हैं कि जी गुर्बत बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, तो ये नई बातें नहीं है हमारे लिए। मगर IMF का ये कहना है, जब ये बात कहते हैं तो फिर उसका मतलब ये है कि फिर हमें समझ आनी चाहिए कि क्यों हो रहा है ऐसे। अच्छा। तो वो उसका एक्सप्लेनेशन वो ये देते हैं, और ये IMF की तरफ से पहली दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, एलीट कैप्चर। अभी आप देखेंगे हमारे यहाँ अंग्रेज़ी के अखबारों में भी और उर्दू के अखबारों में भी, प्रिंट मीडिया में भी, और तबसरे जो होते हैं सब जगह पे 5 साल से ये एलीट कैप्चर के एक ख़ास तबका है जो कि इकट्ठा है, लोग हैं और इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, क्लासेस हैं, उसके अंदर ग्रुप्स हैं, सारे का सारा जो केक बनता है वो सारे का सारा खा जाते हैं और पीछे रहता कुछ नहीं आवाम को देने के लिए। इसीलिए गुर्बत भी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है और आवाम बेचैन है, और इसीलिए हर बंदा कहता है ये फेलिंग स्टेट है। अच्छा, वो ये जो एलीट क्या है, इसका ये सबसे पहले ये इसके जिक्र आया था, एक किताब शाया हुई थी UK के अंदर, उसका नाम है गैम्बलिंग विद डेवलपमेंट। वो एक साहब है स्टेफान डेरकोन, वो डिफिड उनकी जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसके अंदर उन्होंने काम किया है, अफ्रीका में काम किया है और एशिया में काम किया है, पाकिस्तान में काम किया है, और वो एक कंसल्टेंट के तौर पे वो रिपोर्टें लिखते हैं। उन्होंने किताब भी लिख मारी जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान जैसे मुल्क, और भी मुल्कों का नाम है उसके अंदर, वो कहते हैं होता क्या है इन मुल्कों के अंदर। इन मुल्कों के अंदर होता ये है कि 4 या 5 क्लासेस हैं या ग्रुप्स हैं, जिन्हें वो कहते हैं ये एलीट है। एलीट का मतलब हुआ ऊपर वाले तबके, खाते पीते लोग। उनमें वो शामिल करते हैं, शुरू करते हैं फौज, फिर जाते हैं ब्यूरोक्रेसी, जिसे हम सिविल मिलिट्री रियासत कहते हैं। वो कहते हैं कि सिविल मिलिट्री रियासत जो है सबसे बड़ी एलीट है। फिर उसके बाद जुडिशरी भी आ जाती है उसके अंदर जी, ठीक। फिर सरमायादार आ जाते हैं, फिर बड़े बड़े ज़मींदार आ जाते हैं जो कि खुद काश्त नहीं करते, वो ठेके पे दे देते हैं। ठीक, ये दुनिया में ऐसे ठेके पे देना ज़मीन और ख़ुद ना काश्त करना ये बहुत कम जगह पे है, ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कल्चर है। ये कल्चर है, बिकॉज ये बेसिकली जिनकी ज़मीन है वो एक किराए पे चढ़ा देते हैं। अगर वो किराए पे चढ़ाते हैं तो जिससे किराया लेते हैं वो उसके पास बहुत थोड़ा रह जाता है, तो वो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकता उसके। तो बाकी दुनिया के अंदर लैंड रिफॉर्म हो चुकी है। लैंड रिफॉर्म का मतलब ये था कि जो लोग काश्त करते थे उनको ज़मीन दे दी जाएगी, और वो क्योंकि उनकी अपनी ज़मीन होती थी वो मेहनत करते थे, और अगर 10 रुपए की कोई चीज़ बनाते थे तो 4 रुपए खाते थे, 6 रुपए मार्केट में ले आते थे, तो उसके साथ फिर तरक्की होती थी। अच्छा। अब ये होता है कि अगर 10 रुपए की चीज़ है तो 5 रुपए तो ज़मींदार ले जाता है, जो लंदन में फ्लैट लेके बैठा हुआ है या दुबई में फ्लैट लेके बैठा हुआ है या गुलबर्ग में या DHA में, और अपनी ज़मीन जो है वो उसने मुजाहिरों को दी हुई है, ठेके पे दी हुई है। ठेकेदार अपना 10% 15% रख के जो रह जाता है वो फिर आप आगे वो कर देता है। तो इससे
एक ये जो इंटरमीडियरीज हैं, हाँ, दरमियाने जो लोग हैं जो काम खुद नहीं करते, सिर्फ ट्रांसफर मैकेनिज्म का हिस्सा है, वो खा पी जाते हैं। अच्छा, तो आवाम के पास कुछ नहीं आता। तो ये कहता है कि ये सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, जैसे जी। दोनों ब्यूरोक्रेसीज हैं, एक आर्म्ड ब्यूरोक्रेसी है, दूसरी अनआर्म्ड ब्यूरोक्रेसी। फिर आ गए आपके बड़े लैंडलॉर्ड्स जी। जिनकी बहुत बहुत हजारों एकड़ ज़मीन है, ठीक है। हालांकि लैंड रिफॉर्म टेक्निकली यहाँ अयूब खान के ज़माने में भी हुए, उसके बाद भुट्टो साहब के ज़माने में भी हुए, कि उन्होंने कहा जी इतने ज़्यादा, इससे ज़्यादा एकड़ आप नहीं रख सकते। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक आयशा के नाम पे कर दिया, एक नजम सेठी के नाम पे कर दिया, किसी और अपने मज़ारे के नाम पे कर दिया, किसी नौकर के नाम पे कर दिया, और 10,000 एकड़ जो है उसको बांट बांट के पर्चियाँ अपने पास रख ली, मलकियत अपने पास, बेनामी चौरास्ते निकाल लिए हाँ, चौरास्ते। हाँ, हाँ, और ज़मीनें अभी भी उनके पास है। उनके पास तो लैंड हाँ। रिफॉर्म तो हुई नहीं फिर, इसका मतलब है क्योंकि सबको पता चल गया था ये होने जा रही है, तो उन्होंने पहली पर्चियाँ ठीक है। बना ली, पार्टीशन कर ली। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पेपर पार्टीशन, ठीक। अच्छा, तो अब ये हो गए 4, जी। 5वें आ जाए वो कहते हैं जी 5वां भी एक तबका है, वो है अपर एशेलॉन्स ऑफ द मीडिया, ऊपर वाले जो मीडिया के जो मालकान हैं। अच्छा। फिर वो कहते हैं इसके अंदर वो भी हैं जो कि टैक्स नहीं देते, तजारत करते हैं, टैक्स नहीं देते। तो इसमें आप हॉल रोड ले लें या मैकलोड रोड ले लें, वो नहीं आते टैक्स वो की छलनी टैक्स में। नहीं देते। और वो भी एक किस्म के एक ऐसा तबका है जो कि एलीट जिसको आप कहते हैं। अच्छा। अच्छा, अब तो ये एलीट कैप्चर इसे कहते हैं कि एलीट ने रियासत के इदारों को और रियासत को और मईशत को कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया। तो अवाम के लिए कुछ नहीं बचता। ये खा पी जाते हैं और अवाम के लिए कुछ नहीं बचता। इसीलिए यहाँ से कोई 10 लाख के करीब लोग समुंदर क्रॉस करते हैं, जहाज़ों में जाते हैं, पकड़े जाते हैं, गिर जाते हैं, मर जाते हैं, डूब जाते हैं, फिर भी निकलते हैं इस मुल्क से। वो समझते हैं कि बाहर टैक्सी चला लेंगे दुबई के अंदर या जर्मनी में जाके टॉयलेट साफ कर लेंगे, दैट इज़ बेटर। यहाँ तो रोटी पानी भी नहीं मिलता जी। तो दिस इज़ द स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो इस रिपोर्ट, इट्स 170 समथिंग पेज रिपोर्ट, और 186, और उन्होंने हर एरिया जो है पाकिस्तान का जिसके ऊपर प्रॉब्लम आ रही है एलीट कैप्चर की वजह से, वो और सोल्यूशन आशा उन्होंने क्या दी है। वो ये कहते हैं कि ये खाऊ पियो लोग हैं ना, इनको अब जेब अपनी काटनी पड़ेगी। ठीक। अगर ये अवाम को नहीं कुछ देंगे तो अवाम का स्टेक नहीं बनेगा। अवाम स्टेक होल्डर नहीं है मुल्क के अंदर। अगर अवाम जिस मुल्क के अंदर स्टेक होल्डर नहीं है वो मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में तो कवानीन इब्तदाई सतह पर पॉलिसीज भी या टैक्सेशन के जो रूल्स हैं वो भी आम आदमी के लिए कभी डिजाइन नहीं किए गए। तो यही बात है ना सर, एलीट कैप्चर है ना। हाँ। पहले क्या होता था, एलीट कैप्चर का मतलब ये था कि आम आदमी के ऊपर बोझ पड़ता था और ये जो क्लासेस हैं इनके ऊपर बोझ नहीं पड़ता था। हमें हर रोज कहा जाता है ओ जी सिर्फ 20 लाख टैक्स पेयर्स हैं, 30 लाख टैक्स पेयर्स हैं, या 2 लाख टैक्स पेयर्स हैं, 3 लाख टैक्स पेयर्स। तो क्यों, तो क्यों नहीं है ज्यादा टैक्स? आपका काम है लाना, उसके लिए तो इन्होंने ऑडिटर्स भी हायर किए और सिस्टम में चेंजेस। इतनी बड़ी एफबीआर बनाई जी, और वो जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उन्हीं के ऊपर दोबारा, और इनको बहुत से और इकदाम किए जा सकते हैं, ये करते नहीं है। अब पहली दफा ये हुआ कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने टैक्स लगाने शुरू कर दिए और ठीक ठाक टैक्स लगाना शुरू कर दिया है आपके ऊपर भी। सैलरीड क्लास को पहली दफा अप कर दिया, उसको टैक्स ज्यादा स्क्वीज कर रहे हैं। अच्छा, मगर इससे ज्यादा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो कारोबारी लोग हैं, उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिए जो ऑलरेडी पे कर रहे हैं जी। ये नहीं कि जो नहीं दे रहे उनको अभी नहीं पकड़ा नहीं, उनको टैक्स नेट में ला ही नहीं सके, अभी नहीं ला सके, थोड़े बहुत आ गए हैं, भाग दौड़ कर रहे, मगर वो टैक्स नंबर ले लिया उन्होंने, मगर टैक्स अभी भी कोई नहीं दे रही। इसीलिए तो कह रहे हैं कि इस साल 500 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल हो जाए, कम टैक्स इकट्ठा होगा। हालांकि हमें ये कहा गया था कि अब पूरा हो जाएगा, हमने टैक्स लगा दिया, कोई बचेगा नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। पता लगा वो टैक्स ही पूरा नहीं हो रहा जो आप कह रहे थे। तो वो भी एक मसला है हमारे लिए। तो ये जब अब इन्होंने टैक्स लगा दिया बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन के ऊपर, फिर सुपर टैक्स लगा दिया, फिर और किस्म की चीजें की, बड़ा शोर, वाह जी एलीट ने अपने ऊपर कुछ किया है। पता क्या चला, अब लेटेस्ट पॉलिसी ये है जो कि अब आने वाली है, मैं आपको बता दूं। अच्छा, वो ये इसको कम करने लगे। किसको? ये जो टैक्स रेट्स बढ़ा दिए ना अमीरों के लिए, उनको फिर गिराने लगे।
और फिर किधर करेंगे, शॉर्टफॉल कैसे पूरा करेंगे? नहीं करेंगे ना। ओह वाह। नहीं, जब तक और लोग नहीं आएंगे टैक्स नेट में, हाँ। उस वक्त तक टैक्स तो नहीं बढ़ेगा, रेवेन्यू नहीं बढ़ेगी। हम्म। रेवेन्यू नहीं बढ़ेगी, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नहीं होगा, जी। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी तो गुर्बत बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो अब मसला ये है कि क्यों पहले बढ़ाए थे ना जी। तो काम नहीं चला, बड़ा शोर हमने एलीट के ऊपर लगा दिया, ये कर दिया, अमीरों को हमने स्क्वीज कर दिया, पता लगा सारे ही उसमें स्क्वीज हो गए। ठीक है, अभी चैनल्स के अंदर लोग कटौतियां शुरू हो गई हैं। हाँ। कि पहले जो टैक्स चैनल देती थी, अब वो कहते हैं आप खुद ही अपना टैक्स दें, और सबकी रियल इनकम गिरती जा रही है। अब इनकम क्या है, 100 रुपए आपको मिलते हैं, उसमें से 15 रुपए या 20 रुपए वो टैक्स काट लेते हैं जी, 80 रुपए बाकी रह गए कितने, 80 में से जब आप मार्केट जाते हैं या शॉपिंग मॉल जाते हैं तो 20% 18% सेल्स टैक्स जी वहाँ वो काट लेते हैं आपकी हर परचेज पे, हर परचेज। ठीक है, तो आप देने वालों में से है ना। बिल्कुल। हाँ, वो आप तो वो नहीं है जो छुपाते हैं, नहीं हो ही नहीं सकता। हाँ, तो वो आपका इसका पहले 20 रुपए तो पहले काट लिए, 20 रुपए बाद में काट लिए, तो 40 रुपए तो आप ही के ऊपर काट दिए जी। और अगर आप 200 रुपए 200 से मुराद ये है कि डबल कर रहे हैं फ्रॉम व्हाट यू आर अर्निंग अर्लियर, तो लोग तो कह रहे हैं हमारा 60% पे टैक्स रेट चला गया। अब सुपर टैक्स लगा ना कॉर्पोरेट्स के ऊपर, पहले 25, 28, 29% टैक्स था, फिर वो 35 हुआ, अब वो 38% के करीब है, 40 है, उसके ऊपर फिर 10% लगा दिया, तो लोग तो रो रहे हैं। अच्छा, जब वो रो रहे हैं तो क्या कर रहे हो जी? चोरी। वो आप कहते हैं अच्छा फिर ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो अब चोरी करो, तो चोरी बढ़ रही है। जब चोरी बढ़ रही है तो टैक्स कम मिल रहा है, तो अब सोचो में पड़ गया अब क्या करें जी। और क्योंकि वो जो चोरी होती है वो ब्लैक मनी होती है, वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते आप। इन्वेस्टमेंट तो व्हाइट मनी के साथ होती है जी जी, उसका तो हिसाब होता है। तो अगर आपके पास पैसा ही ब्लैक है तो टैक्स भी नहीं देते आप, तो फिर इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे। तुसी की कर दो, तुसी बोरियां च रख के घर बैठा देंगे हो या बैंक पा देंगे हो फॉर इंटरेस्ट। और अब बड़े अरसे से टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी नहीं आई। एमनेस्टी स्कीम के साथ होता कुछ भी नहीं है। अच्छा। तो अब बता, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर ये ज्यादा टैक्स बढ़ाते हैं तो मईशत बैठ जाती है, अगर ये कम करते हैं तो टैक्स ज्यादा नहीं मिलता, तो वैसे ही दरवाजे बंद हो जाते हैं। और टैक्स नेट में लाने में सियासी मजबूरियां हायल होती हैं। बिल्कुल 100%। अब तजारत ये ट्रेडर्स के ऊपर क्यों नहीं लगाते हैं? जाहिर है वो फिर वोट बैंक है ना, हाँ। उनका वोट बैंक है। तो सेठ साहब, इसी के लिए तो SIFC बनाई गई थी और IMF की रिपोर्ट कह रही है कि उस पर पार्लिमानी निगरानी की कमी है। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट, कैबिनेट और ब्यूरोक्रेसी में SROs ऐसे बनाए जाते हैं जो एलीट को फायदा देते हैं, यानी करप्शन इधर भी है, तो फिर पार्लिमानी निगरानी कैसे SIFC को? देखिए ना, SIFC के ऊपर तो कोई निगरानी नहीं है ना, तो मैंने अभी आपसे बताया आपको, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस जो मर्जी कर लें। और पार्लियामेंट की बात यहाँ हम करते हैं, पार्लियामेंट अंगूठे लगाने के लिए है, वो वहाँ अच्छी डिबेट भी नहीं होती स्वाय सियासी पॉइंट स्कोरिंग के। तो वो एक तो पार्लियामेंट की कारकर्दगी जो है उसके ऊपर भी बड़े सवाल खड़े हो गए। तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि आपके जो सारे इदारे हैं ना, दे हैव ऑल बीन करप्टेड। अच्छा, नैब के ऊपर भी तनकीद है, कोई छोड़ा FIA के ऊपर भी, सबके ऊपर है, सारे तो जितने आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे। दिस इज व्हाट हैपेंस। ये एलीट कैप्चर का मतलब ही है कि एलीट ने सारे इदारे जो हैं उसको कब्जा कर लिया। चलें, तो इन शॉर्ट अगर हम ये कहें कि ये वही नकाइस हैं जो पाकिस्तान के सिस्टम में मौजूद हैं और बहुत बोसीदा हो चुका है निज़ाम, तो नाकाबिले इलाज है। अगर ये रिपोर्ट सामने आती है तो इस हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है, नहीं वार्निंग शॉट है, क्या है? इस हुकूमत के खिलाफ नहीं है, फिर ये एलीट के खिलाफ है। हुकूमत सिर्फ एलीट की नहीं है ना, तो ताजिर लोग तो नहीं है इस हुकूमत में, बड़े बड़े सरमायादार तो इस हुकूमत में नहीं है। इस हुकूमत को चलाने वाले सिविल ब्यूरोक्रेसी है, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी। तो सबसे बड़ी तनकीद तो उनके ऊपर आ रही है कि आप, यू आर सपोज टू बी द स्टील फ्रेम ऑफ द स्टेट। आप ही अकाउंटेबल नहीं है तो फिर आगे कौन, किसको आप अकाउंटेबल करेंगे? तो इस किस्म की चीजें चल रही हैं इस रिपोर्ट के अंदर। अच्छा। हम जैसे लोग काफी अरसे से ये बातें कर रहे हैं, इसीलिए कुछ लोग हैं वो कहते हैं इनकलाब आएगा तो ये एलीट कैप्चर खत्म हो जाएगी, अवामी कैप्चर हो जाएगा। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने यही बयान किया था। अच्छा। कि हम नेशनलाइज कर लेंगे सारी प्रॉपर्टीज़ और सारे असासे जो हैं अमीरों के, और हम पब्लिक सेक्टर में ले जाएंगे और ये होगी अवामी हुकूमतें। अच्छा। अवामी नहीं निकली, वो भी एलीट कैप्चर ही होगी एट द एंड ऑफ द डे। तो ये अब इसकी सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि कोई बड़ा रेडिकल किस्म का रिफॉर्मर आए जिसे इन बात की समझ हो
और वो इन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, अच्छा। इनका वोट या इनके पैसे के साथ वो पावर में ना आया हो, और वो अवाम के कंधों पे बैठ के आया हो, उसकी सपोर्ट हो अवाम। और मगर अवाम तो सपोर्ट करेगी। अब भुट्टो साहब को नहीं किया था, नवाज शरीफ साहब को नहीं किया था, इमरान को नहीं किया, ये तो मतलब है। फिर भी इन्होंने नहीं किया। मैं आपको बता दूं, इसलिए बिकॉज ये एलीट का हिस्सा है, ये एलीट का हिस्सा है। चाइना के अंदर इनकलाब आया, रूस के अंदर इनकलाब आया, क्यूबा के अंदर इनकलाब आया जी। अभी लैटिन अमेरिका में मुल्क हैं जहाँ इनकलाब, इस किस्म के इनकलाब आ रहे हैं ऑफ रिफॉर्मर्स। तो यहाँ तो कोई रिफॉर्मर है ही नहीं। अच्छा। सो ये इट्स अ वेरी डिफिकल्ट इशू। बातें बड़ी होंगी, किताबें लिखी जाएंगी, एलीट कैप्चर, एलीट कैप्चर, एलीट कैप्चर। अच्छा। अच्छा, एलीट्स के अंदर भी एलीट्स हैं। हाँ। फॉर एग्जांपल ब्यूरोक्रेसी के अंदर डीएमजी इज एलीट विद इन द एलीट। ठीक, विद इन द आर्म्ड फोर्सेस 2 स्टार्स 3 स्टार्स, एलीट्स विद इन द एलीट। सरमायादारों के अंदर जिनको मल्टीनेशनल इंटरेस्ट है, एलीट विद इन द एलीट। राइट। जमींदारों के अंदर टॉप, हाँ। शुगर इंडस्ट्री के अंदर टॉप, सो फिर ये पॉलिसीज जो बनती हैं। अब शुगर के ऊपर मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, बातें हो रही हैं तो एलीट कैप्चर जी। शुगर इंडस्ट्रीज एलीट कैप्चर, पहले दिन से आज तक आप पूरी लिस्ट निकाल लें किस किस की शुगर कितनी इंडस्ट्री, शुगर मिल्स है, क्या है, उनकी प्रॉफिट्स कितनी है, टैक्स कितना देते हैं, और उनके लिए पॉलिसीज कैसे बनती हैं, सब्सिडी कैसे मिलती है, और जनाब ये कैबिनेट के अंदर जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, दे आर द बिगेस्ट शुगर मिल ओनर्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक। तो इस तरीके के साथ बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। इसी तरीके के साथ कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो इंस्टीट्यूशंस उनको ओन करती हैं, और वो इंस्टीट्यूशंस आर पार्ट ऑफ द एलीट इंस्टीट्यूशंस ऑफ दिस कंट्री। उनको सब्सिडीज मिलती हैं। अच्छा। वो टैक्सेस पूरे नहीं देते, उनको एग्जेम्पशंस मिलती हैं, स्पेशल स्टेटस मिलता है, एसआरओज मिलते हैं। तो ये रोना धोना ये आईएमएफ की रिपोर्ट के अंदर ये है कि यार इस तरीके के साथ मुल्क नहीं चलते। कोई इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऐसा बनाए अच्छा, जिसके अंदर अकाउंटेबिलिटी हो ऑफ ऑल ऑर्गन्स। यहाँ अनअकाउंटेबल एलीट, अच्छा, दिस इज द इशू दे आर मेकिंग। तो ये एक बासार और फैसला साज इदारा है जिसने इतनी बारीक बीनी से तहकीक करके एक एक पहलू को एड्रेस किया, यहाँ तक कि कर्जे कैसे माफ़ होते हैं, कारोबार करना पाकिस्तान में क्यों मुश्किल है, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही, हुकूमत कैसे कारोबार कर रही है, इतना कुछ इसमें बयान किया गया। तो ये सारे डोनर्स जो हमारी डोनर एजेंसीज हैं वो भी इसको पढ़ेंगी, ज़ाहिर है मौजूद। तो आइंदा कर्ज़ों के सिलसिले में मुश्किलात पेश आएंगी, IMF की किस इजरा में। हुकूमत तो कह रही है कि ये हमारी इजाज़त से शाया हुई। देखिए, इजाज़त की बगैर बात और है। हाँ। ये शहबाज शरीफ साहब ने इजाज़त दी थी कि आप रिसर्च करें और हमें बताएं कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है। मेरा नहीं ख्याल उन्हें एहसास था कि इस किस्म की रिपोर्ट आएगी। इजाज़त दी थी या IMF ने शर्त रखी थी कि हम आपको कर्ज इसलिए देंगे, आप हमें इजाज़त ये अब मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने कोई शर्त रखी थी कि नहीं, मगर ये डिस्कशन ज़रूर हुई थी। हो सकता है IMF ने कहा हो कि हम पूरी एक रिपोर्ट लिखना चाहते हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल लिखे। अच्छा। वो कहते हैं ना हमने करा है, हमने लिखे, हमें भी बताया कि गलती क्या हो रही है, हम ठीक करें। और इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि जिस हद तक इम्प्रूवमेंट हो सके वो करें। इसीलिए तो ये डेरकॉन साहब जो है, स्टेफन डेरकॉन, इनको शहबाज शरीफ साहब खुद कंसल्टेंट बुलाया था यूके, कंसल्ट करते हैं इकोनॉमी के लिए, और वो चाहते हैं कि किसी किस्म की कोई इम्प्रूवमेंट हो। अच्छा। मगर नहीं हो सकती, सब पता है, नहीं करते। मैंने उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, डार साहब भी बैठे हुए थे, ये भी थे, मैं था, तो मैंने कहा कि जी ये 5000 रुपए का नोट तो खत्म करो, नोटबंदी करो, इन्हें तो खत्म करो ना। सब तो ज्यादा ब्लैक जड़ी इकोनॉमी है वो 5000 नोट से चलती है, जिसलिए 500 या 2-2 100 रुपए से नोट देने पे ना, तो फिर बोरियां जड़ी है ना वही पास जाएंगी। तो हाँ, वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। जरा पूरी मैंने बहस की, वेरी गुड आइडिया। हाँ, हाँ। क्यों? अगले ने क्या होना, पागल हो गए, सारे ऐसे करने हैं कब थे कि 5000 का नोट खत्म करता थे, सर्वाइवल किस तरह होगी। हाँ। ये सारी ब्लैक इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन द 5000 रुपी नोट। राइट। तो ये ऐसे लगता है कि जितनी भी ये एडवांस कंट्रीज के अंदर कैश ट्रांजैक्शंस दिन ब दिन खत्म हो रहे हैं जी। एवरीथिंग इज कार्ड, इज इलेक्ट्रॉनिक, इज ऑल अकाउंटेड। कैशलेस इकोनॉमी, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो पाकिस्तान में, तो ये डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी कैसे होगी अनटिल अनलेस यू फिनिश ऑफ दिस कैश। जो बोरियों के अंदर लोग ले लेके फिरते हैं, वो फिर बोरिया नहीं और ट्रक ही लेके फिरना पड़ेगा, तो फिर छोड़ना पड़ेगा। वो ट्रकों में तो नहीं ये पैसे लेके आ जा सकते। प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल, अब जाके इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत उसके उसमें अमेंडमेंट्स की हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी अब बिक नहीं रही है, क्योंकि लोग कहने लगे तो सब कुछ दसना पड़ेगा कि दी आई थी कि नहीं दी। पहले ये था DC रेट। DC रेट क्या था? जो मार्केट रेट था उससे आधा था DC रेट।
तो सारे डीसी रेट पे जाके अपनी रजिस्ट्री करा लेते थे। इनको भी पता था, उन लेने वाले को पता, देने वाले को पता, गवर्नमेंट को पता, डीसी को पता, फिर भी डीसी रेट बनाए हुए। तो अब जाके उनको थोड़ा सा अपग्रेड किया जी। जैसे ही अपग्रेड किया, अब लोग कहते हैं होना सी किस तरह रजिस्ट्रेशन कराइए, ये तो 5 करोड़ का प्लॉट है। हम तो, हमारे पास तो 5 करोड़ वाइट मनी है ही नहीं, हमारे पास ब्लैक में है, मगर हम तो ब्लैक में इसको फिर कैसे शो करेंगे? वो तो अब तो ये करना पड़ेगा रजिस्ट्री पूरे अमाउंट पे। तो इस किस्म की इश्यूज चल रहे हैं अब, इसीलिए बैठा हुआ सारा मामला। इसको सॉर्ट आउट करें इस चीज को। अब जो IMF कह रहा है कि यार ये 2% 3% ग्रोथ के ऊपर आप मुल्क नहीं चला सकते, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये गिर रहे हैं, आप रोकें इस चीज को। अच्छा, 3% से काम नहीं चलेगा। अभी खबर आई है कि इंडिया की लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स 8%, 8.1% का रेट इस दफा इंडिया दिखा रहा है। लार्जेस्ट इकोनॉमी, इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड जी। ये उनको मिल गया है इनाम फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी। और यहाँ ये है कि खर्चा करते हैं, महंगाई हो जाती है और लोग रोना शुरू कर देते हैं। हाँ। और अगर रोक दें डेवलपमेंट तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़नी शुरू, बेरोजगारी बढ़नी शुरू हो जाती है। अच्छे इंडिकेटर्स जो हुकूमत शो करती थी वो तो इन्फ्लेशन में कमी, फिर जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कमी को कह रहे थे कि हमने डिफॉल्ट से बचा लिया, हमने ये काम किए, किसी ना किसी हद तक तो पाकिस्तान को सेव किया। डिफॉल्ट से बचाया बिकॉज ऑफ डेट, राइट। ये तो नहीं कि आपने अपने आप को कोई ग्रोथ की है तो उससे डिफॉल्ट बची है, आपने फिर और कर्जे लिए और ये आपने वादा किया था कि आप इसको इकोनॉमी को ठीक करेंगे। ठीक। IMF रो रहा है कि आपने जो चीजें करनी थी उनमें से सारी चीजें नहीं की। आपका अभी भी टैक्स स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, अभी भी अकाउंटेबिलिटी, इतनी रिपोर्ट जो है ना, ये अगर इसमें से आधे रिकमेंडेशंस भी जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारी एलिट्स मान ले और इम्प्लीमेंट कर दें, मुल्क बच जाएगा। मगर ये मानते नहीं है तो मुल्क नहीं मानते। देख, ये नहीं मानते, लेकिन सिर साहब ने कहा कि अगर मान जाए तो मुल्क बच जाएगा, और अगर ना मानना हो या उनके लिए अमल करना या मानना मुमकिन ना हो तो क्या नताइज हो सकते हैं। अब जाहिर है इसकी अहमियत बहुत हसास है, इससे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने का भी तयन होगा, पाकिस्तान की साख का भी तयन होगा, और इसी के बुनियाद पर पाकिस्तान को आइंदा इमदाद भी मिल सकती है। तो और भी बहुत से सवाल एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। अच्छा, मैं चाहूँगी कि अब आप इसका लुब्बे लुबाब बताएं कि इस रिपोर्ट के पाकिस्तान के ढांचे पर असरात क्या होंगे, इस्लाह मुमकिन हो पाएगी या नहीं, वो तो आपने इशारा कर दिया। डाटा मैनिपुलेशन की भी बात की जा रही है कि हुकूमत हर बार गलत यकीन दहानियाँ करवाती है और फिर वो माइलस्टोन अचीव नहीं कर पाती है, फिर उसकी भी रीजंस दी जाती हैं, फिर उसके लिए भी इस्तिस्ना ली जाती है मुख्तलिफ मामलात में। मेरा आपसे ये सवाल है कि इमरान खान साहब के दौर में भी हमने देखा कि वज़ीर ख़ज़ाना तब्दील होते रहे, आते जाते रहे। अब की बार जो वज़ीर ख़ज़ाना है वो तो हमें आइडिया है वो काम कर रहे हैं, कहाँ से आए या उनको क्या जिम्मेदारी दी गई, उसके बाद इस रिपोर्ट का सामने आना क्या किसी नौयत की तब्दीली का पेश खैमा होगा? जी नहीं, ये नहीं कि जी कोई फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील हो जाएगा या चेयरमैन FBR। नहीं, चेयरमैन FBR भी नहीं तब्दील होगा, वो अपनी पॉलिसी चेंज हो जाएगी, ये रहेंगे। अच्छा। हाँ, ये नहीं चेंज होंगे। वो अभी ऑलरेडी बातें शुरू हो गई हैं कि टैक्स रेट्स जो हैं वो हम कम करेंगे ताकि लोगों के पास पैसा हो थोड़ा ज़्यादा, फिर वो खर्चा करेंगे, जब खर्चे करेंगे तो उससे हम टैक्स इकट्ठा करेंगे और फिर मईशत चलेगी। अच्छा। जब खर्चे करेंगे तो चीज़ें खरीदेंगे ना, जब खरीदेंगे तो फैक्ट्रियाँ कहेंगी हम बनाओ, पहले 10 आइटम बनाने से 15 बनाओ, लोग खरीदे पहले, तो फिर इस तरीके से काम चलेगा। अच्छा। अफसोस इस बात है कि ये पहले नहीं पता था, ये पहले नहीं पता था, ये फार्मूले सारे आजमाए हुए हैं, सब कुछ किया शौकत तरीन साहब ने भी आजमाए। इसीलिए हमारे बारे में वो कहते हैं स्टॉप गो, स्टॉप गो, स्टॉप गो। हम लोग, हमारी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है वो जो पॉलिसीज बनाती है वो ये होती है, चढ़ो, फिर आप हिट करते हैं महंगाई और डेट जी, फिर आप रोकते हैं, फिर आप गिरते हैं जी, फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़नी शुरू हो जाती है और गुर्बत बढ़नी शुरू हो जाती है। अच्छा। फिर चुकते हैं, फिर गिर दी। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। जो रियल इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ है, अच्छा, वो अंग्रेजी में प्रोडक्टिविटी, लेबर की प्रोडक्टिविटी, एक्सपोर्ट्स, वैल्यू एडेड जी, ये चीज़ें हैं जो कि ग्रोथ करती हैं। हाँ। वो तो बढ़ ही नहीं रही हैं। एग्रीकल्चर आपका इतना इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट एरिया है, वहाँ ग्रोथ हो ही नहीं रही, वो गिर रहा है एक्चुअली। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है, तो मतलब है फिर कैसे होगा? कब कंपटीशन कहाँ से आएगी? क्या आप बनाएंगे जो दुनिया के साथ compete करेंगे? आपकी मैन्युफैक्चरिंग तो ख़त्म होती जा रही है, यहाँ तो कोई चीज़ बनती नहीं है अब, सारा कुछ चाइना से आना शुरू हो गया, क्योंकि वो सस्ता है ना, हम नहीं अफोर्ड कर सकते, वो सस्ता है तो वो आगे मार्केट में आ गया। उसको आप रोकने की कोशिश करें तो यहाँ फिर जो बनाएंगे वो महंगी होंगी चीज़ें।
तनख्वाहें बढ़ नहीं रही हैं, तो महंगाई ऐसी ही होती है। बेरोजगारी सो हिट कर रही है नए लेवल। ट्रैप, एंड द ट्रैप इज एट द एंड ऑफ द डे, ये केक है, ये ले जाती है इतना एलीट, ये रह जाता है बाकी। ये ऐसे नहीं, एलीट को इतना लेना चाहिए, बाकी सारा आवाम के पास होना चाहिए। आवाम के पास पैसा होगा, मिडिल क्लास बनेगी, खर्चे होंगे, गाड़ियाँ सबके पास आएंगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जेब में पैसे होंगे, मईशत ग्रो करेगी। ये इंडिया का यही मॉडल है। इसीलिए आईएमएफ अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि पाकिस्तान को कर्ज देना एक ऐसे बर्तन में पानी डालने के मुतरादिफ है जिसके पैंदे में सुराख है। तो आप डोल पे डोल भी निकालते जाएंगे, कुआं साफ नहीं होने वाला। अब उसके लिए देखते हैं कि हुकूमत इस रिपोर्ट के बाद अभी तक तो दिफा ही कर रही है अपनी पॉलिसीज़ का। नहीं, वो अपनी पॉलिसीज़ पर दिफा नहीं कर रही। वो ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने ये बात कही है ये सिर्फ हमारे पे नहीं अप्लाई करता, ये सारे पाकिस्तान पे अप्लाई करता है। अब हमें क्यों कटहरे में आपने खड़ा कर दिया? हमने तो रिपोर्ट को कहा बताओ हमें क्या गलतियाँ हैं। अब गलतियाँ हमें सामने आ गई, हम देखें अब क्या करते हैं, आगे देखें। तो ये ऐसे है कि जैसे कि इनको पता नहीं था गलतियाँ क्या है। हाँ, यही बात है, ये सभी को पता है, लेकिन अब उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंट होगा, आपको पता है निज़ाम की तब्दीली की आवाज़ें और हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। तो इसके बाद से लोग बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि चेहरे बदल जाएंगे, चेहरे बदल जाएंगे, हुकूमत बदल जाएगी। इस मुल्क में कितनी दफ़ा बदले हैं? काफी, हर 2-2.5 साल के बाद। हाँ, तो फिर अब चेहरे बदलने के साथ कोई इम्प्रूवमेंट हुई है किसी चीज़ की? नहीं, लेकिन अब 2.5 साल होने वाले हैं। तो 2.5 साल होने वाले हैं, तो आप क्यों इतनी मुस्कुरा रही हैं? इतनी खुशी क्यों आपको आ रही है? बिल्कुल नहीं, असल में मैं परंपरा होती है ना, एक रिवायत है हमारे मुल्क की। अच्छा। और जब इस तरह से रिपोर्ट्स आती हैं, चार्जशीट किया जाता है, ऐसे लोग ट्विटर के ऊपर बात करते हैं जो हमें पता है कि मुख्तदर हलकों के करीब हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि कहीं ना कहीं वार्निंग दी जा रही है। फिर शहबाज शरीफ साहब मुल्क में भी नहीं है, हालांकि इतने अहम दिन चल रहे हैं। अब आप एक कंस्पिरेसी थ्योरी बनाना चाह रही हैं, मुझे पता है आपका किधर ले जाना चाह रही हैं। आप ये कहना चाह रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब लंदन बैठे हैं, नवाज शरीफ साहब बोलना भी शुरू हो गए, और उधर से नवंबर का महीने में बड़ी चीज़ें होनी थी, कुछ हो गई हैं, कुछ होने वाली हैं, कुछ कल होनी थी, कुछ आज होनी है, अभी तक वो नहीं हुई। ऐसी बातें कर रही हैं ना आप। मुझे नज़र आ रहा है कि आप ये सोचें। मैंने आपसे कहा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा यही बंदोबस्त चलेगा, यही आप कह रहे हैं? बंदोबस्त चलेगा। अच्छा। पुरानी तनख्वाह के ऊपर यही बंदोबस्त चलेगा। अभी कोई ऑप्शन नहीं है, ना इनके पास ना उनके पास। अच्छा। आप समझ रहे हैं ये कौन है और वो कौन है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। ना इनके पास कोई ऑप्शन है, ना उनके पास कोई ऑप्शन है। अच्छा, ठीक है। तो लोग, जब मैं ये कहता हूँ लोगों के पास कि ना इनके पास कोई ऑप्शन है ना उनके पास कोई ऑप्शन है, तो वो कहते हैं लो कमाल हो गया, वो पीपल्स पार्टी जो बैठी है, हाँ। पीटीआई बैठी है, तो क्या पीपल्स पार्टी और पीटीआई इकट्ठे नहीं हो सकते? जैसे कुछ सवाल भी आए हुए हैं आज। हाँ। मैंने इधर ही जवाब दे देता हूँ। पीटीआई और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो गए तो ठीक है ना, तो ये गवर्नमेंट को खतरा आ जाएगा ना। हालांकि ये अब मेजोरिटी मिल गई ना इनको जी, ये बाई इलेक्शंस के बाद सादा अक्सरियत। हाँ, तो मिल गई ना। तो अगले 2-3 साल के लिए इनको गिराना मुश्किल है। ठीक है, अनलेस कि जो लोग लाए हैं वो लोग इनको छोड़ दें। अच्छा। इनकी जुदा हो जाए और दूसरी तरफ चले जाए। अच्छा। तो अब अगर ये रह गए और वो जो है वो चले गए पीटीआई और नूंगली के साथ, तो फिर क्या होगा? क्या चांसेस हैं उसके? अब तुम तब्दीली मांग रही हो ना, तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ आयशा कि ये तो चले गए, हाँ, नून लीग चली गई क्योंकि इशारा हुआ, हाँ, और कुछ लोग इधर उधर हो गए पार्लियामेंट के अंदर, हाँ, और नो कॉन्फिडेंस हो गया, या इनको कहा गया कर जाओ, या इनको कहा गया कि आप पीपल पार्टी के हवाले करो। अच्छा, वो भी चल रहा ना फार्मूला। हाँ, 2.5 साल तो 2.5 साल बलोचिस्तान से निकली बात। वो फार्मूला वहाँ चला और यहाँ भी बातें हो रही हैं। जी बिल्कुल, मरकज में भी हो रही हैं बातें। अच्छा, अब बात ये है कि क्या पीपल्स पार्टी और पीटीआई इकट्ठे बैठ सकते हैं कि नहीं? बाकी बातें आप समझे अपनी जगह पे। क्या पीपल्स पार्टी और पीटीआई अपने इकट्ठे बैठ सकते हैं हुकूमत करने के लिए? माजी में नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद भी गैर फितरी समझा जाता था। माजी में भूल जाओ, आज दी गल करो मेरे नाल। अच्छा, माजी तो बहुत कुछ होया, हर बंदा हर एक दे नाल बैठा रहा। अच्छा, इस वक्त जो इशू चल रहा है ना, जिसकी तरफ तवज्जो थोड़ी सी देने की कोशिश की जाए, वो ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई ख़ास मोहब्बत नहीं है उन लोगों की। अच्छा, इन लोगों के साथ मायूसी है थोड़ी सी उन लोगों की। अच्छा, इन लोगों के साथ उन लोगों की कुछ मायूसी, थोड़ी सी मायूसी है, उधर मोहब्बत नहीं है। उधर मोहब्बत नहीं, मैं समझता हूँ मोहब्बत तो बहुत स्ट्रॉन्ग। वहाँ काफ़ी तनकीदी जायज़ा लिया जा रहा है उस तरफ। अच्छा। कि पीपल पार्टी वाले जो है ना, एक गंद पाते पे ये और कैसे गंद डाल रहे हैं। अब इसके ऊपर भी आए ना कि वो बात क्या करते हैं, वो लोग क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि ये पीपल पार्टी
सिंध के लिए बड़े पैसे ले जाती है ना, एनएफसी अवार्ड, एनएफसी अवार्ड। कराची को कुछ नहीं देते। जी। कराची हमारा शहर है, 75% कराची की आबादी और सिंध की आबादी एक जैसी है, बाकी रूरल सिंध की। देही सिंध इज ऑल कराची एंड रूरल सिंध ना। तो एक सेकंड के लिए आप कराची को थोड़ा सा इधर कर दें आर्ग्यूमेंट के लिए, नहीं तो लोग शोर पा देंगे कराची को निकाल दिया सिंध से, और मेरे गले पै जाएंगे, हमारे यार दोस्त हैं, आपने ये क्या किया। मैं कह रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट एक कराची को थोड़ा इधर कर दें और बाकी सारा सिंध की अलग कर दें। तो जो टैक्स रेवेन्यू जो जनरेट होती है वो कराची 75% करता है और सिंध बाकी 25% करता है। जो भी ग्रोथ होती है वो कराची में होती है, सिंध में नहीं होती जी। मगर अभी एक कल या परसों एक मजमून शाया होने वाला है, चिड़िया जाके जासूसी करके उसकी सारी, कहीं प्रूफ रीडिंग तो नहीं करके चिड़िया? रीडिंग बड़ी बात है, तुमने लगता है कि तुमने भी कोई चिड़िया रखी हुई है कहीं ना कहीं। नहीं सर, मैं चिड़ियाघर से किनारा कश हो गई हूँ। मैंने देखा है वो, हाँ, ड्राफ्ट। अच्छा, ड्राफ्ट को देखा है थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ी सी उसके प्रूफिंग की है। अच्छा, तो वो मैं कहा यार है कि वो पेपर आने वाला है। अच्छा, उस पेपर के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग कंक्लूजन्स हैं, पूरा डेटा बेस्ड पेपर है, साइंटिफिक तरीके से उसने एनालिसिस है, और वो यही कह रहे हैं कि ये जो पैसा जाता है प्रोविंसेस को, क्या ये पैसा कौन सी प्रोविंस में सही तरीके से इस्तेमाल होता है और अकाउंटेबल है, और कौन सी प्रोविंस है जहाँ अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं और पैसा ही गायब हो जाता है, पता नहीं जाता कहाँ है। अच्छा, सही। ये किसने तैयार की होगी रिपोर्ट? ये तो मैं अभी नहीं कह सकता, जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मगर उसमें पूरा डेटा दिया हुआ है, बड़ी साइंटिफिक एनालिसिस है। हाँ। और उससे सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये, वो कहते हैं कि सिंध के अंदर अगर 100 रुपये एनएफसी अवार्ड से जाते हैं तो कोई 60 रुपए तो समझ आ जाते हैं वो खर्चे कहाँ हो गए। 30-40 रुपए समझ ही नहीं आती गए कहाँ, पता ही नहीं चलता। अब इशारा आप समझ ही जाए क्या है उनका। वो कहते हैं सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स पंजाब में होती है। अच्छा, इसीलिए सारी जो फॉरेन डोनर एजेंसीज हैं वो कहती हैं पंजाब में हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। वो यहाँ की सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है और वो इट्स मच मोर एफिशिएंट देन इन अदर प्रोविंसेस। अच्छा, दैट इज मेरी, ये मैं नहीं कह रहा, ये एजेंसियां कह रही हैं, नॉट लोकल नहीं, इंटरनेशनल एजेंसीज या मरवाई ना देना। अच्छा, तो सो आई थिंक इस पेपर में ये, क्योंकि इस वक्त चल रहा है ना ये सारा एनएफसी अवार्ड को हाथ नहीं लगाना, ये नहीं करना, उसमें प्रोग्रेसिव लोग भी ये कह रहे हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डेमोक्रेसी, राइट्स ऑफ प्रोविंसेस, फेडरेशन, ये वो, ये सारे आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ से ये आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि इस एनएफसी अवार्ड जिस बेसिस के ऊपर ये बनाया गया है, ये 15 साल पहले बनाया गया था, तो अब तो वो सिचुएशन चेंज हो गई है, तो अब सिचुएशन चेंज हो गई है, इसको रिवाइज करें। अच्छा, और फेडरल गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, और ये जो पैसा आप ले जाते हैं ये आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। और उसने कंपेयर किया इस पेपर में कि फेडरल गवर्नमेंट के फंड्स कैसे इस्तेमाल होते हैं, अच्छा, सिंध गवर्नमेंट के कैसे इस्तेमाल होते हैं, पंजाब के कैसे होते हैं, केपी के कैसे होते हैं, बलूचिस्तान के कैसे होते हैं। अब आपको एक शॉकिंग बात बता दूं। क्या? शॉकिंग, यू विल नेवर इमेजिन इट। मैं खुद नहीं इमेजिन कर सकता था। अच्छा, इन पाकिस्तान है कोई ऐसी चीज़ जो इमेजिन नहीं की जा सकती? वो कहते हैं सबसे बेहतर जो खर्चे हो रहे हैं वो बलूचिस्तान में हो रहे हैं। ओह, जो फंड्स बलूचिस्तान को मिलते हैं, अच्छा, दे आर बीइंग पुट टू अ बेटर यूज। अच्छा, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत याफ्ता हुकूमत। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चेक करें जरा वैसे। मगर ये क्या बात है? हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है ना, हिमायत याफ्ता, मगर पीछे कौन है? बस मतलब है वो हुकूमत बलूचिस्तान में है ही कोई नहीं। बाय नेम है ना कि पीपल पार्टी के लोग अंगूठे लगा रहे हैं वहाँ, मगर एक्चुअली तो गवर्नमेंट तो जब आप ऐसे कहते हैं कौन है तो फिर सब वो तो कोई और इदारे चला रहे हैं ना वहाँ, वही चलाते हैं। वो तो उसकी ज्योग्राफियाई अहमियत की वजह से, स्ट्रेटेजिक जो भी है, जैसी भी है, हमेशा से वही चलाते हैं। ठीक। अच्छा, तो इसीलिए तो अताउल्ला मंगल और बाकी ट्राइबल लीडर्स जो हैं पॉपुलर, वो सारे रोते हैं कि जी वोट हमें मिलता है और चलाते कोई और है, एंड सो ऑन। तो अब बात यह है कि ये तो यू नो हाउ आर द प्रोविंसेस यूजिंग दिस मनी। तो ये सारी चीज़ें अब आगे खुल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। बड़ी बात है वैसे। मोहब्बत और मायूसी से बात चली कि किससे मोहब्बत है किससे मायूसी है। एक रिपोर्ट हायर लेवल पे आ रही है, आ गई है बल्कि, और जो दूसरी रिपोर्ट आ रही है वो प्रोविंशियल लेवल पे आ रही है, लेकिन इससे वो बुनियाद समझ आ रही है जो आइंदा आने वाले नक्शे को समझा रही है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
शो में साथ देने का शुक्रिया। सेठी साहब, आपने कुछ ऐसे इशारे दिए जो आने वाले वक्तों में बता रहे हैं कि काम हो रहा है किसी बड़े मंसूबे पर। तो ये बहस एक अरसे से चल रही है कि लोकल गवर्नमेंट्स ना होना भी बड़ी वजह है पाकिस्तान में नकाइस की या मईशत के तरक्की ना करने की, और फिर नए सूबे भी होने चाहिए क्योंकि माजी से हालात काफ़ी मुख्तलिफ हो चुके हैं, आबादी के इजाफा एक बड़ी वजूहत में। फिर इन पे भी काम होगा आगे? जी बिल्कुल काम हो रहा है, और बड़ी सीरियसली काम हो रहा है कि कितने सूबे होने चाहिए। अच्छा। उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगी, और उसके लिए प्रोविंशियल परमिशंस भी चाहिए होंगी आइन के अंदर, सूबाई असेंबली से। हाँ, तो हो सकता है पहले वो परमिशंस उनको उनसे याद अगर नहीं मिलेंगी तो फिर आइन को अमेंड करके परमिशंस उनसे लेने की इजाज़त ही ख़त्म कर देंगे। मगर ये फ़ैसला हो गया है कि इसको सीरियसली इस प्रोजेक्ट को देखा जाए। अच्छा। कि 12 सूबे बनाने हैं या 33 बनाने हैं। 33, 32, 33 इसलिए डिवीजन्स जितनी हैं ना इस मुल्क में, ऑलरेडी वो डिवीजन्स हैं। अच्छा। अगर आप उनको सूबे बना देते हैं तो फिर आपको कोई नए बाउंड्रीज नहीं बनानी पड़ेंगी, एक कंट्रोवर्सी नहीं होगी, तो जो ये डिवीजन्स हैं बस ठीक है। हल्का बंदियाँ हाँ, या वो ऑलरेडी सब कुछ है। हाँ। तो इसलिए तो मगर ये है कि जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि जी खर्चे बढ़ जाएंगे। अभी 4 प्रोविंसेस के ऊपर इतने पैसे लगते हैं, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, आना जाना, चवी गाड़ियाँ, गवर्नर हाउस है, फिर कहते हैं जी पता नहीं 33 गवर्नर हाउस होंगे एंड सो ऑन। वो सारी चीज़ों को इन्होंने देख रहे हैं। अच्छा। और पूरे मंसूबे बन रहे हैं, और पूरी टीम्स बैठी हुई हैं इसको इस मसले को देखने के लिए, ताकि जो हम जैसे लोग हैं जो कि कहेंगे कि ये क्या मसला है, ये क्या है, इसका सबके जवाब वो इकट्ठे कर रहे हैं। अच्छा। पूरा डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। और आई थिंक बड़ी जल्दी आप इसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर भी डिबेट और ये बात शुरू हो जाएगी कि अब टाइम आ गया है कि वी शुड हैव मोर प्रोविंसेस। वो इसलिए एक तो इनका ये ख्याल है कि करप्शन कम हो जाएगी। ये प्रूव करेंगे कि जी जैसे लोकल गवर्नमेंट में इतनी करप्शन नहीं होती, फंड्स इस्तेमाल होते हैं, तो ये किस्म की हाइब्रिड किस्म की लोकल गवर्नमेंट होगी। ये हाइब्रिड की तरफ बड़े सारे जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा जी प्योर लोकल गवर्नमेंट भी नहीं बनती, प्रोविंस नहीं बनने देते। 4 प्रोविंसेस वो कहते हमारे पावर से आ रहे हैं, हम नहीं प्रोविंसेस जो है वो भी वहाँ भी बड़े मसले हैं। तो बेस्ट ये है कि कोई दरमियाना रास्ता ढूंढा जाए। अच्छा। दरमियाना रास्ता या तो 12 प्रोविंसेस या फिर डिवीजन जितनी है उतनी प्रोविंसेस बन जाए। और फिर वो ये देख रहे हैं कि फिर किस तरीके से खर्चे कम हो और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, काम ज़्यादा हो, कंपटीशन आपस में ज़्यादा हो। ठीक। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स किस्म का फॉर्मूला है, मगर उनका ये ख्याल है कि अमेरिका में भी ऐसे ही है, इंडिया में भी ऐसे ही है, और जगह पे भी ऐसे ही है। इट्स अ बेटर सिस्टम विद द पैसेज ऑफ टाइम सब ने किया ये। लेकिन सिर साहब यहाँ पे तो सिंध तो कम से कम मानता है इस मामले पे, पीपल्स पार्टी तो मादानी दिखाई देती है। नहीं, बस यही तो बात है ना, यही तो बात है। और कहा जा रहा है कि पंजाब से शुरू कर लें। शुरू हालांकि गवर्नेंस के मामले में अगर हम देखें पंजाब बेहतर है। तो मेरा ख्याल है कि दैट इज़ वाई जब आप कहती है ना कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो जाए। हाँ। पीटीआई तो जो हो अंग्रेजी का मुहावरा है, इज इन द डॉग हाउस। ये मुहावरा है कि वो डॉग हाउस में पीटीआई बेचारे पीटीआई। तो क्या आप समझती हैं कि वो पीपल्स पार्टी को भी उधर डॉग हाउस में जाना चाहेंगे? वो पीपल्स पार्टी ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं जी। ये वाहिद पार्टी है जो कि किसी के कंधे के ऊपर बैठ के नहीं आई पावर में। ये वो पार्टी है। अच्छा। और इस पार्टी की सैक्रिफाइसेस बहुत है। हाँ, जानों के नजराने तो नजराने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा। तो इसलिए पीपल्स पार्टी के बारे में जो भी आप समझें, एक तो ये कि प्रोग्रेसिव पार्टी है कंपेयर टू दी अदर पार्टीज, ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि कुर्बानियाँ बहुत है। हाँ। पाकिस्तान खपे, बहुत कुर्बानियाँ हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि ये कभी भी ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के कंधों के ऊपर आए, आवाम की वोट के साथ आए। अच्छा। और उसके बाद भी मोहतरमा भी आवाम के वोट के साथ आई, और जब वो वफात पा गई तो आसिफ जरदारी साहब की पार्टी भी आवाम के वोट के साथ आई। इनकी किसी ने मदद नहीं की। नून लीग तो मदद के साथ आई ना जी। एक आध दफ़ा जो है अपने जैसे 2013 में 2013 में वो अपना पेट्रोल डलवा के आ गए। उससे पहले तो धक्का स्टार्ट ही था। उससे भी आसिफ जरदारी साहब आ रहे, उसका इलेक्शन कहा करते हैं 2013 जो भी है तनकीद अपनी। और इमरान खान साहब भी ऐसे ही आए थे, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। 2018 में इमरान खान साहब को बनाने वाले कौन और लाने वाले कौन और निकालने वाले कौन। मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा कोई फार्मूला कहीं तय पा रहा है और इस पर काम हो रहा है, माजी से मुख्तलिफ ही होगा, क्योंकि पहले भी कमेटियाँ बनती रही हैं, ज़िया साहब के भी दौर में बनी, अब की बार मुख्तलिफ होगा और इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय आयरन है। आई डोंट नो इम्प्लीमेंट हो सकेगा कि नहीं। अच्छा। लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। अच्छा। और
डिपेंड करता है कि मूड क्या है वहाँ, कि वो क्या करना चाहेंगे, कैसे करना चाहेंगे। अच्छा, और अगर डोनाल्ड ट्रंप इतनी तारीफें करता रहा तो फिर शायद थोड़ा सा मूड। चलें, आपने तो बड़ी पिक्चर बता दी, तो जब बड़ी पिक्चर का जिक्र हो ही रहा है तो बड़े थिएटर का जिक्र कर लेते हैं जहां जंग छिड़ी है और एक अरसे से प्रेसिडेंट ट्रंप उसके सोल्यूशन के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। पहले तो माशी नाकाबंदी कर रहे थे रशिया की, लेकिन अब स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर माशी मनसूबाबंदी वो भी मुश्तरका कर रहे हैं रूस के साथ मिलकर। 28 पॉइंट्स हैं जो फार्मूला सामने आया है, कितना काबिल अमल है और यूक्रेन और यूरोप के लिए इसमें धचका क्या है? पहली बात तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप हमें ये कह रहे हैं कि ये सारा मामला यूक्रेन का सिक्योरिटी का इशू है। जी यूरोप की सिक्योरिटी, रशिया की सिक्योरिटी, नेटो की सिक्योरिटी। जी, अब पता ये चला है कि ये सिक्योरिटी का इशू नहीं है, बिजनेस का इशू है ये उनको पता चला? नहीं, अब बाहर बात आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, पहले ये बात बाहर नहीं आ रही थी कि कोई बिजनेस के इसके अंदर भी इंटरेस्ट हैं कि जंग ये ख़त्म हो और अमेरिका और रूस कारोबार शुरू करें। मैं उधर बाद में आऊँगा। अच्छा, पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस सूरत हाल इस वक्त है क्या, मैं इस इशू पे बाद में आऊँगा। फाइनल स्टेज ये आई है कि अभी अमेरिका ने और रूस ने बैठ के एक 28 पॉइंट प्लान यूक्रेन का बनाया है जी कि यूक्रेन के अंदर जंग ख़त्म की जाए और अमन लाया जाए। जी, और उसके बाद लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये तो रूस वालों ने प्लान बना के दे दिया। हाँ, ये उनके नुक्ता नज़र से इसमें ज़्यादा निकात हैं जो रूस को फ़ायदा दे रहे हैं। तो और ये कहा तो जा रहा है। रूस का प्लान है। क्या इसमें था जो वो कहते हैं रूस का है? एक तो ये था कि इस प्लान के अंदर जो 28 वाला पॉइंट वाला प्लान है, इसके अंदर ये था कि जो इलाके इस वक्त रूस ने कॉन्कर कर लिए हैं जी, वो अब लीगली रूस का हिस्सा समझे रूस जाएंगे का हिस्सा समझे जाएंगे और रूस आलमी बरादरी से मनवाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन में देंगे। लिखवाएगा जी, और ये मानना पड़ेगा ना, ये अग्रीमेंट है ना कि दिस विल बी द इंटरनेशनल अग्रीमेंट। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यूक्रेन जो रह जाएगा 20% रूस ले गया, बाकी कोई 70-80% रह गया। वो फौज लंबी चौड़ी फौज नहीं रख सकेगा। यूरोपियंस कह रहे थे कि जी 8 लाख के करीब फौजी होंगे हमारे, जी, ये कहते हैं 2 लाख होंगे। अब वो इसमें कोई फिगर आ रही है कि जी 4 लाख 5 लाख से ज़्यादा आप फौज नहीं रख सकते हो। यूक्रेन बहुत बड़ा मुल्क है। जी जी, तो दूसरा पॉइंट ये था कि रशिया की बात मानी गई कि फ़ौज जो है कम की जाएगी उसकी लिमिट। तीसरी चीज़ ये है कि यूक्रेन नेटो में नहीं रहेगा, जी, ये इब्तदाई नेटो में ये नहीं रहेगा। और जो इलाके रूस ने लिए हैं वो एक किस्म के बफर बन जाएगा बफर बिटवीन जोन। रशिया एंड यूरोप, जी, और ये न्यूट्रल बन जाए जैसे स्विट्जरलैंड न्यूट्रल है। ये नहीं कि जी इनके साथ कोई सिक्योरिटी गारंटीज होंगी अच्छा, नेटो की, नहीं। सिक्योरिटी गारंटीज अगर होंगी तो वो अमेरिका और रूस दे सकते हैं वो सिक्योरिटी गारंटीज, मगर यूरोप और नेटो जो है वो उसमें नहीं आना चाहिए। बिकॉज नेटो का जो चक्कर है ना, ये नेटो का चक्कर ये है कि नेटो एक्सपैंड कर रहा है। जैसे नेटो वेस्टर्न यूरोप था, फिर उसके बाद जब सोवियत यूनियन गिरा 1991 में, तो नेटो ने एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, उसके अंदर जो पुराने ईस्ट यूरोपियन को भी लेना शुरू कर दिया। जी, तो नेटो स्टेप आराम करीबी रूस के बॉर्डर पे पहुंच रहा था, फैलता गया। और रूस परेशान हो गया कि एक ही कर दे पहले। अच्छा, हमारे साथ तो अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये यूरोप विल रिमेन इंडिपेंडेंट एंड फ्री और हमें कोई थ्रेट नहीं होगी। तो ये जो करीब आते जा रहे हैं और ये नेटो जो बढ़ रहा है, आप EU ज़रूर बनाएं मगर नेटो ना बनाएं, या नेटो जो है वहीं रुक जाए जहाँ पहले था। इन्होंने EU भी बना ली और उसके बाद नेटो को एक्सटेंड करना शुरू कर दिया। तो रूस के लिए इसे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कहते हैं। तो उन्हें खतरा लग गया कि यार ये तो साढ़े पहुँच जाएंगे होते तो यूरोपियंस, और पूरी एक तारीख है जर्मन रशिया से लड़ाई झगड़े की एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बिट्रेल रशिया ने ये देखा कि बहुत बड़ी बिट्रेल हो गई है। हमें ये कहा था नेटो एक्सपैंड नहीं करेगा, और ये एक्सपैंड करते हमारे बॉर्डर पे पहुंच गए। सो आई थिंक दैट इज़ अ मेजर इशू कि आप नेटो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ नहीं आएगा नेटो। यूक्रेन से जहाँ तक आ गया वहाँ अब यूक्रेन निकले, नेटो में नहीं आएगा ये। तो ये इस किस्म की वहाँ अब डिस्कशंस हो रही हैं। अच्छा। और फाइनल चौथा पॉइंट है जो कि क्रिटिकल पॉइंट है, बाकी है पॉइंट्स मगर दिस इज़ क्रिटिकल कि जी किस तरीके से सिक्योरिटी होगी। अच्छा, ये न्यूट्रल कंट्री की सिक्योरिटी कौन देगा? ठीक, और वो जिसमें वो कहे अमेरिका कहता है हम देंगे, रूस कहता है ठीक है अमेरिका और रूस मिल के कोई बना लेते हैं कि आप ये नहीं करेंगे हम ये नहीं करेंगे, मगर यूरोप नहीं आएगा। वो इसलिए क्योंकि यूरोप
कि दो इश्यूज हैं। एक तो यूरोप कहता है कि नेटो की फंडिंग अमेरिका करे, उन्हें आदत पड़ गई है यार जी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने सारा के सारा बोझ जो अमेरिका पे डाल दिया था, जी क्योंकि वो उस वक्त कोल्ड वॉर चल रही थी। 91 के बाद कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई, इन्होंने फिर भी नेटो को रखा और एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। जी सो आई थिंक द रशियंस डोंट लाइक द यूरोपियंस, यूरोपियंस डोंट लाइक द रशियंस। डोनाल्ड ट्रंप कूद गया बीच में, वो अब बिजनेस करना चाहता है रूस के साथ। उसको ये कहा गया है, उसकी जो स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं आयशा, अच्छा उन्होंने ये कहा कि देखें हम यूरोप में क्या कर रहे हैं, पैसे हम दे रहे हैं जी उनकी डिफेंस के लिए, हमें तो रूस से कोई ख़तरा नहीं है। अगर हमारा कोई ख़तरा आगे आ रहा है तो वो चाइना है, चाइना से आ रहा है, चाइना है हाँ ठीक है। हाँ तो अब रूस इज़ नॉट इवन द थर्ड ग्रेट पावर। अब मतलब है कि अमेरिका इज़ अ ग्रेट पावर, यूरोप इज़ एज अ यूनियन इज़ अ ग्रेट पावर, उधर रशिया एंड चाइना एंड इंडिया एंड ब्राज़ील एंड ये सब दे आर ऑल राइजिंग अप। तो वो कह रहे हैं कि द थ्रेट इज़ टू फ्रॉम चाइना, ताइवान, साउथ चाइना सी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइनीज़ एक्सपेंशन, चाइनीज़ ट्रेड रूट्स, ठीक। ठीक तो उनको ये कहा जा रहा है कि आप पिवट करें, अंग्रेजी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं पिवट अवे फ्रॉम यूरोप एंड मूव टुवर्ड्स चाइना। रिसोर्सेज, बैटलशिप्स, आर्मामेंट्स, सारा का सारा जो है ना अपना फोकस आप साउथ चाइना सी लेके जाए, बिकॉज़ दैट इज द कंपटीशन। आगे जो आ रहा है वो चाइना के साथ आ रहा है, रशिया इज नाइदर हियर नॉर देयर। तो आप रशिया के साथ लड़ाई करके हमें भी फंसाया हुआ है, आप भी फंसे हुए हो और डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बढ़ाने पड़ेंगे तुम्हें और हमें भी रखना चाहते हो जी। और रशिया जिस मूड में है वो उनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। हाँ हाँ तो वो कल को लड़ाई झगड़े फिर शुरू हो जाएंगे और आप हमें फंसा देंगे वहाँ। सो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। उसके बाद जब ये शोर पड़ा कि ये तो सारा रशियन और अमेरिकनों ने मिलकर ये काम किया, तो शोर पड़ा उनका रिवाइज़ करो। अच्छा अब इन्होंने रिवाइज़ करके फिर एक 19 पॉइंट प्लान बनाया है और उसके अंदर भी अब यूरोपियंस उल्टे हो गए। उन्होंने वही काम किया जो रूसियों ने मिलकर अमेरिका के साथ किया था। उन्होंने एक ऐसा प्लान बना के 19 पॉइंट दे दिया जिसमें ये सारी चीज़ें उलट गई हैं और यूरोप के हक में हो गई हैं और यूक्रेन के हक में हो गई हैं जी। अब वो रूस कहता है जाओ जन्म में जाओ, नहीं एक्सेप्ट करते। तो जो पहले रूस और अमेरिका थे वो यूरोप ने और यूक्रेन ने रिजेक्ट कर दिया। अब जो यूरोप और यूक्रेन ने जो कंडीशंस लगाई हैं रिवाइज, वो फारग हो गए उधर। हाँ तो अब डोनाल्ड ट्रंप सडनली एक नई बात आ गई, इस स्टेज पे एक नई बात आई है, ये डेडलॉक हो गया है, समझ नहीं आ रही अब कहाँ जाएंगे। हाँ और यूरोपियंस में स्पेशली जर्मन्स एंड ब्रिटिश वो कह रहे हैं हम आर्मामेंट इंडस्ट्री को पैसे देंगे, हम लड़ेंगे और हम डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे। और वो रोक रहे हैं अमेरिका को कि इधर ना छोड़े उधर ना जाए। अमेरिका तैयार बैठा है। इन द मीन वाइल खुफिया मुलाकातें शुरू हो गई हैं बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस एसोसिएट्स एंड पुतिन के बिजनेस एसोसिएट्स, और वो डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ये अमन आता है तो रूस और अमेरिका मिल के कैसे तिजारत करेंगे, जिसमें दोनों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, स्पेशली ऑन ऑयल एंड गैस एंड एनर्जी एंड मिनरल्स। ये बातें शुरू हो गई हैं कि अमेरिका रूस के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, अमेरिकन जाके रूस के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे उस तरीके के साथ आशा जैसे ये चाइना में जाके पहले करते थे जी, और उधर से हट के इधर जाएंगे। तो पुतिन का भी इसमें इंटरेस्ट है। लेकिन अमेरिकन एजेंसीज का नहीं है, उनको क्यों बाईपास किया जा रहा है या उन्हें जुज़वी अमेरिकन एजेंसीज की जो है ना ट्रेडिंग, दे आर पार्ट ऑफ द अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट। तो अमेरिका में भी एस्टैब्लिशमेंट है ना। तो अब क्या होगा? तो अब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सबको नाराज़ किया हुआ है, मगर और डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है और वहाँ प्रेसिडेंट की बड़ी इज्जत है और पावर है उसके पास, ही इज़ द कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस जी। और उसने हर स्टेज पे दिखाया है कि मैं अपना पावर इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूँ। तो आई थिंक वो उसने बंदे भी ऐसे नए लगा दिए हेड ऑफ दीज एजेंसीज जो उसके चुने लोग हैं। FBI के अंदर ऐसा बंदा लगा दिया, CIA, ऑल द रेस्ट ऑफ इट। सो आई थिंक नाउ वी आर हेडेड इनटू अ वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेम। यूरोपियंस को समझ आ गई है कि रूस जो है और अमेरिका जो है ये तो पीछे मिल गए हैं और रूस के अपने इंटरेस्ट हैं कि आए इन्वेस्टमेंट आए रूस के अंदर, उनको भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है ना। यहाँ तक कि रूस के कोई 700-600 पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स जो हैं वो फंसे हुए हैं, यूरोप ने फ्रीज किए हैं, उसको भी इस्तेमाल करना है। और ये फैसला ये हो रहा है कि उन्होंने भी कटो उठो और इसी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको। रूस कहता है साड़ा फायदा हो जाएगा, तो उसी साढ़े पैसे अनफ्रीज करो, हम तुम्हारे अंदर आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, जॉइंट प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो यार वहाँ तो इस किस्म की बड़ी गेम हो रही है। तो आप देखिएगा
कि ये यूरोप, यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, चाइना, ये अब आगे अगले साल, 2 साल, 3 साल यही चलेगा। हाँ। और अमेरिका, रशिया और चाइना की कोशिश होगी किसी न किसी तरीके के साथ ये जंग को ख़त्म किया जाए। ठीक। और मेरा ख्याल है कि ज़ेलेंस्की इज़ अ प्रॉब्लम और आई फेयर फॉर हिम, बस इससे ज़्यादा मैं, क्योंकि अगर उस रुकावट रहा तो वो आप वाइट हाउस में जो उसकी बेइज्जती की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको आप भूल जाएंगे। तो बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस में भी जो गैर मकबूल हुकूमतें हैं उनकी चेंज के बाद भी मामला चेंज हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, वहाँ भी राइट विंग गवर्नमेंट्स आ रही है, यहाँ। उनके पता नहीं किस किस्म के मौक़िफ़ है इन चीज़ों के। सो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और हम देख रहे हैं कि यूक्रेन वॉर की सूरत में एक पेंडुलम है जो कभी इधर जाता है और कभी उधर जाता है और अभी तक उसका कंक्लूजन निकल नहीं पा रहा। लेकिन हम इतना समझ पाए हैं कि रशिया या रशियन प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मूड को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो बिजनेस ओरिएंटेड हैं और डील के माहिर हैं। तो कोई डील हासिल वो कर पाएंगे या नहीं, इसी सवाल के साथ आपको भी छोड़े जाते हैं। आपके जहनों में हो कोई सवाल तो इस नंबर पर भेजें जो आपके सामने। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें।